आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि यूएई ने ओपेक क्यों छोड़ा है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से एक ऐसा सियासी भूकंप निकला जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। यूएई ने ओपेक से नाता तोड़ लिया है, यानी 59 साल का रिश्ता एक झटके में खत्म। ये महज एक इस्तीफा नहीं है, ये एक बगावत है। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना इस बात का ऐलान है कि अब खाड़ी देशों में सऊदी अरब की दादागिरी नहीं चलेगी। 59 साल से जो संगठन तेल की कीमतें अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज उसकी नींव हिल गई है। वजह क्या है, इसी को आज तलाशेंगे। बहरहाल यूएई ने साफ कह दिया है कि नियम जो तय किए गए, जिसके जरिए तेल का आवागमन होता रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहा, जो नियम हमारे तेल हमारा और अब फैसला भी हमारा होगा, इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल ये कि फैसला क्यों लिया गया। जवाब इसका बहुत साफ, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी ने यूएई की कमर तोड़ दी है। तेल उत्पादन 44% गिर चुका है, अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और ओपेक के कोटे के हथकंडे यूएई को प्रोडक्शन बढ़ाने नहीं दे रहे हैं। यूएई को एहसास हो चुका है कि ओपेक उसे सुरक्षा नहीं दे रहा है, बल्कि उसे डूबने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन क्यों? और सिर्फ तेल की ये बात नहीं है, क्योंकि ये सर्वाइवल की लड़ाई है। दुबई के आसमान पर ड्रोन हमले, एयरपोर्ट पर धमाके, ईरान ने यूएई को अपनी प्रयोगशाला बना लिया है। बाकी खाड़ी देशों में जो तमाशा देखते रहे और यूएई मिसाइलें झेलता रहा। यूएई का संदेश बहुत क्लियर, बहुत साफ है कि जीसीसी बेकार है, सऊदी की लीडरशिप खोखली है, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। यानी कि ये तस्वीर इस वक्त दिखाता है कि रिश्तों में तल्खियां अमेरिका और सऊदी की भी आ गई है। अब आपको बताते हैं कि इस खेल का सबसे खतरनाक ट्विस्ट डॉलर। यूएई ने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया कि अगर डॉलर की कमी हुई तो हम तेल चीनी युआन में बेचेंगे। 1974 से दुनिया में तेल सिर्फ डॉलर में बिकता आया है और इसी से अमेरिका की महाशक्ति बनी है। अगर यूएई ने चीन की तरफ कदम बढ़ाया तो यह पेट्रो डॉलर सिस्टम की मौत की घंटी होगी। और यह कोई कूटनीति नहीं है, यह न्यूक्लियर थ्रेट है। ओपेक टूट रहा है, अमेरिका की धमक कम हो रही है और चीन अपनी चाल चल चुका है। यूएई के इस फैसले ने मिडिल ईस्ट की पूरी बिसात बदल दी है और अब तेल सिर्फ कच्चा तेल नहीं रहा है, अब दुनिया की नई करेंसी जंग का हथियार बन चुका है। यूएई ने ओपेक नहीं छोड़ा, उसने उस व्यवस्था को लात मारी है जो उसे बचा नहीं सकी। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना तेल की राजनीति का एटमी धमाका है। ये सिर्फ तेल की कीमतों को लेकर का ये जो तस्वीर है उसका खेल नहीं है, ये नई दुनिया के नए समीकरण, नई व्यवस्था, नई धमक का एक जीता जागता प्रमाण है। लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या अमेरिका इस डॉलर युआन की लड़ाई को संभाल भी पाएगा? ये और ज्यादा बिगड़ जाएगी। क्या युआन इन पिक्चर आ जाएगा? इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, कुछ जानकारियां जो कि बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि आखिर इस वक्त जो स्थिति है वो किस तरीके से बन रही है और यूएई को क्यों हुआ है नाराज, क्यों तल्खियां बढ़ गई हैं और क्यों ओपेक से अपनी राहें जुदा कर ली है। यूएई पाकिस्तान द्वारा ईरान की मध्यस्थता करने से नाराज है। वो चाहता नहीं है कि पाकिस्तान मध्यस्थता करे और पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर उसने सवाल उठाए। बाकायदे खाड़ी की समस्या खाड़ी के देशों को सुलझाना चाहिए। अब पाकिस्तान इसमें किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, वो मध्यस्थ बन रहा है, मीडिएटर बन रहा है, इससे भी दिक्कत यूएई को हो रही है। खाड़ी देशों के बीच संतुलन साधने की कोशिश पर भी आपत्ति जाहिर की गई है। यानी कि स्पष्ट रूप में यहां पर देखिए जिस तरीके से एसोसिएट फेलो नील जो है क्विलियम का बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा है, बयान में कहा है कि यूएई ने पाकिस्तान के रुख को एक तरफा माना है, यानी कि वन साइडेड इंक्लाइंड
ये डिसीजन है और ये फैसला है जिसमें पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है। अब यूएई नाराज क्यों है, इसकी एक और जो झलकी है वो इस बात से नजर आती है कि यूएई अब स्थिति को सही या गलत नजरिए से देख रहा है कि कौन सा जो पक्ष है वो सऊदी के लिए, यूएई के लिए बेहतरीन होगा और कौन सा पक्ष जो है वो पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है। पाकिस्तान में जमा मोटे धन को तुरंत वापस करने को कहा है कि जो मोटा धन पाकिस्तान में यहाँ पर पूरी तरीके से कोलाइड हो चुका है उसे वापस कर दिया जाए। अब पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव कैसे बन रहा है वो आप जानिए। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में जमा पैसे हुआ था और इसके बीच पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रेशर इस वक्त बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि रिजर्व में 15 से 18% तक गिरावट की आशंका। पाकिस्तान की करेंसी और इकोनॉमी दोनों स्ट्रेस में इस वक्त बताई जा रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान अब मदद की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव इस कदर कि चीन, सऊदी और अन्य देशों से कोई फंडिंग, कोई नई तस्वीर, कोई नई भीख नहीं मिली है। पाकिस्तान से 3.5 बिलियन जो रकम है उसको लेकर के भी तस्वीर बहुत स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। ये राहें जो जुदा हुई है सऊदी की, सीधे तौर पर अगर कहा जाए ओपेक से, इसका मतलब, इसका आंकलन क्या है? क्या ये बढ़ता प्रभाव है अमेरिका का या गिरती साख है अमेरिका की? क्या ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा अमेरिका? और यूएई क्या अब अमेरिका से भी रिश्ते जो उसके तल्ख नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें खटास आ गई है? इस पर जानेंगे, समझेंगे, प्रश्न करेंगे हमारे खास मेहमानों से और जानने की कोशिश करेंगे कि ओपीईसी आने वाले भविष्य में इसका कल क्या रहने वाला है। ग्रुप कैप्टन आशीष साय से कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से कनेक्ट है, कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का स्वागत तहे दिल से करना चाहूंगी। और सवाल पहला आशीष सर आप ही से कि सऊदी, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, ये तस्वीर तो बहुत समय से चर्चाओं में है। हम एक तरफ देखते हैं कि खाड़ी की जंग, खाड़ी में जलजला, दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिएटर, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी अब आ रही है जिसमें यूएई इस पक्ष में है, सऊदी इस पक्ष में कि पाकिस्तान मीडिएटर गले से नहीं उतर रहा है। और सीधे तौर पर अब ये क्या बढ़ते साख को दिखा रहा है अमेरिका की या फिर गिरते हुए सूरज को अमेरिका के? अमेरिका के लिए ये लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा और इंडिया के लिए अच्छा होगा, ग्लोब के लिए अच्छा होगा, एक्सेप्ट ओपेक। ओपेक और ओपेक प्लस 10+6 या कुछ टोटल 22 हैं जो कंट्रीज हैं। इन्होंने पिछले कई दशकों से ऋतु जो एक मोनोपोली बना रखी थी ऑयल प्रोडक्शन को लेकर कि हम डिसाइड करेंगे कि पूरी दुनिया में कितना ऑयल का प्रोडक्शन हो, इनकी अपनी ऑयल प्रोडक्शन कितनी होगी। ऑयल की कमी नहीं थी लेकिन इन्होंने उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रखा था। और ये बहुत सरप्राइजिंग सी बात थी कि दुनिया की किसी मेजर बॉडी ने कभी भी इसको एक रॉन्ग ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस की तरह डिक्लेयर नहीं किया या चैलेंज नहीं किया कि आप प्रोडक्शन कंट्रोल करके एक क्रिटिकल एनर्जी सोर्स को नहीं रोक सकते हैं। ये ग्रॉसली अनएथिकल नहीं, ना सिर्फ अनएथिकल, कई देशों की इकोनॉमी इसकी वजह से चैलेंज होती रही क्योंकि एक बैरल का दाम बढ़ने से जो गरीब कंट्रीज हैं उनके यहाँ बहुत इन्फ्लेशन बढ़ता है। गरीब क्यों? अमेरिका को देख लें तो ये 10-12 कंट्रीज और उसके बाद 22 कंट्रीज ओपेक और ओपेक प्लस ने मिलकर पिछले कई दशकों से जिस तरह से ऑयल कंट्रोल किया है ये पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने के बराबर था। और बहुत ही सरप्राइजिंग है कि क्यों इस पे किसी ने मेजर ऑब्जेक्शन या फोर्स नहीं इस्तेमाल किया। सिर्फ अमेरिका जो कि ओपेक प्लस के बाद का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स था, उसने ओपेक को ज्वाइन नहीं किया था। और इसी वजह से ओपेक हमेशा अमेरिका के ऑयल प्रोडक्शन को मैप करता रहता था क्योंकि उसी हिसाब से ये अपना प्रोडक्शन अप एंड डाउन करते थे। कई पहले अगर इतिहास में जाएंगे, सब गूगल पे मिलेगा, कई बार इनके ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल से इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है दुनिया में। तो अभी हम जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इस सागर मंथन से ये जो युद्ध हो रहा है ईरान अमेरिका का, इससे निकलने वाले अमृत, मतलब टेररिज्म का खात्मा, हिजबुल्लाह का हार्डवेयर सप्लाई खत्म, एक और अमृत निकला है कि ओपेक में क्रैक दिखा है। इससे ऑयल प्रोडक्शन, अच्छा ये सारी कंट्रीज के पास अच्छा खासा ऑयल एक्सेस में है, वो सरप्लस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑयल प्राइसेस को नीचे ला सकते हैं,
अब जब इनकी अपनी इकोनॉमी हिट होनी शुरू हुई है, क्योंकि ईरान ने ब्लॉकेट लगा दिया, अमेरिका ने ईरान को रोक दिया, तो इसके साथ के साथ इनका तेल भी अभी आराम से गल्फ से नहीं निकल रहा। तो इनको तो जरूरत है पैसे की, इनका काफी कुछ इकोनॉमी डैमेज हो रहा है, टूरिज्म रुका हुआ है और ऑयल सेल कम हो गई है। तो अब एक एक करके देखिएगा, हो सकता है कुछ और कंट्रीज ओपेक से निकल जाए और अपनी इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल को प्रोड्यूस करें। बट इज ये दिस बहुत ही द गलत था, डिक्लाइन क्योंकि ऑफ डॉलर and the start of yuan era? that is a little too early to say, because why only one? In that case, India has been trying. इंडिया बहुत तेजी से पुश कर रहा है गल्फ के साथ रुपीस में ट्रेड करने का, इंडियन रुपीस, नॉट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो यस, इट्स अ गुड बिगिनिंग, क्योंकि ये जो एक माप बन गई थी यूएस डॉलर्स ग्लोबल माप, जो कि वहां से सिर्फ स्विच ओवर होकर आज से 5 से 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में, डिजिटल करेंसी में चली जाती, लेकिन उसके बीच में जो फॉर द टाइम बीइंग अगर युआन इंपॉर्टेंट बनता है या रुपीज इंपॉर्टेंट बनता है एटलीस्ट रीजनल फोर्सेस में, तो एक अच्छा चेंज होगा। लेकिन अभी ओपेक से यूएई का निकलना, मैं सीधे उसको डॉलर या डी डॉलराइजेशन से कनेक्ट नहीं करूंगा। ये उनकी अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से बेल आउट करने का एक तरीका है, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ और गल्फ कंट्रीज भी निकले और ऑयल प्रोडक्शन। आप ऐसे सोचे रितु 10 सेकेंड्स कि इंडिया, चाइना, ब्राजील या ब्रिक्स के कुछ देशों ने मिलकर अगर बोल दिया कि हम बिगेस्ट शुगर सप्लायर हैं, हम शुगर की सप्लाई को कंट्रोल करेंगे ताकि उसका दाम बढ़े, ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़े, तो दुनिया क्या करेगी? जो कंट्रीज शुगर पे डिपेंडेंट है काफी हेवीली, और ये 4-5 मेजर शुगर प्रोड्यूसर्स बता दे कि नहीं, हम इसका इतना ही प्रोडक्शन करेंगे ताकि हमें ज्यादा पैसे मिले, कम प्रोडक्शन। तो ये ब्लैकमेल है। पता नहीं कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स ने इसको कभी चैलेंज नहीं किया, ना आईएमएफ ने, ना। और यूके देवनाथ सर, ऑयल एंड गैस जर्नल जो है 2023 का, जिसके आंकड़े ये कहते हैं कि वेनेजुएला के पास तेल भंडार जो है बिलियन बैरल में अगर मैं बताऊं तो 303.22, सऊदी अरब के पास उसके बाद 267.2, देन ईरान, देन कनाडा, देन इराक, यूएई, कुवैत, रूस, अमेरिका, लीबिया, फिर बाकी दुनिया का 244.23%। अब ये अगर हमने आंकलन निकाला, ये डिटेल्स निकाली, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सचेंज है वो ऑयल गुड्स के रूप में हो रहा है और डॉलर इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत है। अभी अगर हम देखें, सऊदी ने अपनी राहें जुदा ओपेक से की हैं, तो राहें जुदा करने से सऊदी को इसका क्या रिजल्ट झेलना पड़ेगा, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, और ओपेक पर इसका असर कैसा पड़ने वाला है? हाँ रितु जी, क्या होता है दुनिया में ऑयल प्राइसेस जो हैं, जैसे 3 ज्यादा बड़े मार्केट फॉलो किए जाते हैं। एक तो जो ब्रेंट इंडेक्स है वेस्ट एशिया का, जैसे हम रफली बात कर लें, ओपेक कंट्रीज एवरेज प्राइस बास्केट कितना लगाती हैं पर बैरल ऑफ क्रूड ऑयल। ब्रेंट बास्केट हो गया, इसकी प्राइसिंग जैसे आजकल समझिए 100 या $105 प्रति बैरल है। ठीक है। और दूसरा इसी तरह का दुनिया में क्रूड ऑयल का एक और रफ इंडिकेशन है WTI इंडेक्स, जो कि अमेरिका और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के आसपास के क्षेत्रों को मिला के बनता है, कैरेबियन क्षेत्रों को भी मिला के बनता है, वहां जो ऑयल प्रोड्यूस होता है। उसको WTI इंडेक्स कहते हैं, जो कि आजकल करीबन 90 या $95 पर बैरल चल रहा है। और एक थर्ड इंडेक्स दुनिया में महत्वपूर्ण है, रशिया वाला, जिसको हम यूराल इंडेक्स बोलते हैं। तो यूराल इंडेक्स जो है, जैसे आजकल डिपेंडिंग अपॉन पॉलिटिकल सिचुएशन, यूराल इंडेक्स जो है वो $90 $85 के आसपास फ्लोट करता है। लेकिन रितु जी, ये समझना पड़ेगा कि ये जो है उसका स्पॉट मार्केट प्राइस है, वहां जो प्राइस है जिस पर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है लैंडेड कॉस्ट, कि जब आपने कच्चा तेल कहीं से खरीदा तो उसको भारत लाते लाते समझिए कितना एफर्ट जाता है। अब वेनेजुएला से लाएंगे तो आधा ग्लोब ट्रेवल करके आएगा, पूरा अटलांटिक क्रॉस करेगा, भूमध्य सागर क्रॉस करेगा, फिर इंडियन ओशियन से भारत में आएगा। अगर पश्चिम एशिया से लेते हैं तो गल्फ से निकला, इंडियन ओशियन में आ गया। तो लैंडेड कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। बहरहाल अभी तो भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीनों जो ऑयल कंपनीज हैं, एचपीसी, बीपीसी और भारत पेट्रोलियम को आदेश दिया गया है कि दुनिया भर में जहां पे भी मिले
30 या 40 देशों में बस उसको ले लो, खरीद लो, ऑयल, गैस, सीएनजी, पीएनजी जो भी है खरीद लो। लेकिन नॉर्मल पीस टाइम में इस तरह का खरीद लो वाला प्रेशर, खासतौर से जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, देखिए ये इनकी मार्केट प्राइस हर रोज रात को 12 बजे चेंज हो जाती है। तो हम लोग हमेशा पीस टाइम में क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे हैं कि भाई इररेस्पेक्टिव ऑफ स्पॉट मार्केट प्राइस आप हमें अगले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए इस प्राइस पर देंगे। अब जहां तक यूएई की बात है, देखिए यूएई इसमें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। करीबन ओपेक का 15% कच्चा तेल यूएई से आता है। अब यूएई कह रहा है कि वह अपने कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर कर देगा, लेकिन बैरल कर देगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि क्या इससे ब्रेंट क्रूड बास्केट की कीमत नीचे आ जाएगी। महत्वपूर्ण फैक्टर ये है। हाँ, लेकिन एक हाँ, सवाल देखिए दिनेश सर, अगर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की बात करें तो छठे स्थान पर है और उसकी जो इकाइयां भी हैं, लेकिन उसका जो 2027 तक का टारगेट था, वो टारगेट तो छोड़िए, ईरान वॉर की वजह से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से वो प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, 1.9 समथिंग के आंकड़े पर पहुंच चुका है। अब अगर इस सिनारियो में हम देखें तो तेल बाजार, ओपीईसी तो चलिए जो असर होगा होगा, लेकिन तेल बाजार पर, मैरीटाइम सप्लाई पर और करेंसीज एक्सचेंज पर इसका असर क्या होगा? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये ईरान युद्ध ने जो है बहुत से समीकरण बदली कर दिए हुए हैं। फिलहाल आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये है कि यूएई ओपेक से क्यों बाहर आया है, तो मैं अपनी बातचीत जो है उसी में कन्फाइन करूंगा रादर देन गिविंग टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। देखिए मैडम, ऐसा है कि जहां तक मेरा सामान्य ज्ञान है, यूएई जो है उसके कुछ संबंध जो है सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे नहीं थे, और उसके जो है यूएई के जो है ऑलरेडी जो है उसके रिश्ते जो है इजराइल के साथ है। एक ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, जैसा कि आपने बता चुके हैं, मेरे बाकी साथी भी बता चुके हैं कि ओपेक जो है वो डिसाइड करता है कि क्या प्राइस होगा और हम कितना जो है तेल को निकालेंगे। लेकिन यूएई जो है वो इसमें बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, और इसलिए जो है बेसिक रीजन जो है वो वहां से बाहर हुआ है। वो अपने तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, साथ साथ उसने ये भी रियलाइज कर लिया कि वर्ल्ड जो है अब डाइवर्सिफाई एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो वो आने वाले दिनों के अंदर जो है यूए पूरा तेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, वो अपनी रिसोर्सेज को जो है डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इससे जो है अब भारत के ऊपर जो फर्क पड़ता है, भारत के लिए बहुत खुशखबरी है, मैं एक प्रकार से समझूंगा, क्योंकि हमारे जो है यूए के साथ अच्छे संबंध है। अगर यूए जो इंडिपेंडेंट जो है तेल की प्रोडक्शन बढ़ाता है और रेट को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि अभी उसके पास इस प्रकार का प्रेशर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं है कि जो ओपेक डिसाइड करेगा उसी भाव से जो है उसे तेल बेचना पड़ेगा, तो अभी वो इंडिपेंडेंट है। तो भारत के साथ जैसे हमारे संबंध अच्छे हैं, तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि हमें सस्ते दामों पर, ये नहीं है कि थ्रो अवे प्राइस पर मिलेंगे, बट कंपैरेटिवली जो है हमें वहां से अश्योर्ड एनर्जी की जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है या पार्शली जो है हम कर सकते हैं। अमेरिका जो है वो इस समय इस पूरे युद्ध के दौरान या उसके बाद जो है, मेरा ख्याल है ये उसके लिए बहुत एक खुशखबरी है, क्योंकि यूएई के जो है अमेरिका के साथ एक अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। और अमेरिका भी वो अभी तक फील कर रहा था कि ये ओपेक का जो है जो दबदबा है वो बहुत बना हुआ था, लेकिन अब जो है एक प्रकार की जो इनमें दरार आई है, या एक प्रकार से जो है ये इनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो कम हो रही है, तो ये वो उससे तो ये अमेरिका भी आपको खुश क्या है। लग रहा है, ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या ग्रीड में आकर किया गया फैसला हो? देखिए, इस समय ये कहना कि ये कोई स्ट्रैटेजी है या किसी ने पीछे से कुछ किया, तो इसके बारे में तो सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं। लेकिन ऑन फेस वैल्यू जिस प्रकार के मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूएई का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे तो ये लगता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में रह के जो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि उसके जो नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, बट इसका पार्ट होने की वजह से वो अपने आप को वनरेबल महसूस कर रहा था। उसे मालूम है कि उसके पास ज्यादा कैपेबिलिटीज है, वो ज्यादा तेल को निकाल सकता है, लेकिन वो जो उनकी तरफ से शर्तें लगी होती हैं ओपेक की तरफ से कि हम इतना ही तेल निकालेंगे,
तो ये एक मेन रीजन हो सकता है। दूसरा जो है आपका जो है स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिकली जो है विद इन द जीसीसी जो है आपके रिलेशन जो है सऊदी अरेबिया के साथ थोड़ा मतलब इतने एमिकेबल नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करता है, करता नहीं वैसे भी है। और दूसरा जो है ईरान के बाद जो उनके ऊपर हमले हुए हैं यूएई के ऊपर और जहाँ दुबई के ऊपर, उससे भी जो है यूएई ने महसूस किया है कि हमें जो है अब अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।